शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो बंगाल से जुड़ी हुई है। बंगाल हिंसा पर रिपोर्ट आ गई है। 5 सदस्यों वाली फैक्ट फाइंडिंग टीम ने आज गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में हिंसा के लिए ममता सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। हिंसा को सुनियोजित और सुसंगठित बताया गया है। बंगाल में विधानसभा के नतीजे आते ही 2 तस्वीरें दिखी। पहली जीत की जश्न की, टीम ममता की हुंकार की। 2 मई के बाद दूसरी तस्वीर भी दिखी जो बेहद भयानक थी। बंगाल में शहर शहर गांव गांव खून खराबा शुरू हो गया। कई जाने गई, कई जख्मी हुए, कई के घर जलाए गए, कई घर छोड़कर भाग गए। इस हिंसा की आंच दिल्ली पहुंची तो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई। 5 सदस्यों वाली इस कमेटी ने आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को रिपोर्ट सौंप दी। 63 पन्नों वाली इस रिपोर्ट में ममता सरकार पर संगीन आरोप लगाए गए हैं। यहां तक कि कमेटी के सामने रुकावट खड़े करने की बात है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 मई के बाद सुनियोजित संगठित हिंसा हुई, जिसमें निर्दोष लोगों पर अपराधी और माफिया डॉन से हमला कराए गए। रिपोर्ट में एक खास पार्टी के लोगों पर टारगेट करने का आरोप लगा। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा। पीड़ितों के खिलाफ ही केस करने का इल्जाम लगा। रिपोर्ट में कहा गया कि कई लोग घर छोड़कर पलायन कर गए और उनके घरों को जला दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस खास पार्टी के लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड छीन लिए गए। कमेटी ने कहा कि कई जगहों पर देसी बम और पिस्टल की अवैध फैक्ट्री मिली। रिपोर्ट में राज्य सरकार पर लोगों की रक्षा करने में फेल होने का आरोप लगाया गया। लगभग 15,000 इंसिडेंट्स वेस्ट बंगाल में हुआ इलेक्शन के बाद 15,000 और 7,000 वुमेन के ऊपर अलग अलग तरीके से वो लोगों को अट्रॉसिटीज किया है। लगभग 26 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो वेस्ट बंगाल में है उसमें 16 जिला में ये पॉलिटिकल वायलेंस हुआ है। 5 सदस्यों वाली कमेटी ने रिपोर्ट तैयार करने में होने वाली दिक्कतों की भी जानकारी दी। रिपोर्ट तैयार करने के लिए 200 तस्वीरें खंगाली, 50 वीडियो देखे। फैक्ट फाइंडिंग टीम गांव-गांव जाकर लोगों से भी मिली। राज्य सरकार ने सुरक्षा नहीं दी तो उन्हें भी सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई। बंगाल के मुख्य सचिव पर जांच में रोड़ा अटकाने का भी आरोप लगाया। लगा कि जैसे पुलिस भी मूक दर्शक है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी टोटल फेलियर है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? हम लोगों ने बात की कि सर्विसेज लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने संविधान की सौगंध लेते हैं, जो लोग संविधान की रक्षा का वचन लेते हैं। हम लोग जो लोग भी सर्विस ज्वाइन करते हैं और जब तक सर्विस में रहते हैं संविधान के प्रति प्रतिबद्ध रहने का वचन हम लोग देते हैं। और संविधान की क्या प्रतिबद्धता? वो तो मतलब पॉलिसी नहीं, नीतियां नहीं कर रहे थे वो सरकार की राजनीति वहां बैठ के कर रहे हैं। सरकार ने जो फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई थी उसके चेयरमैन सिक्किम हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस प्रमोद कोहली हैं। बाकी के सदस्य हैं केरल के पूर्व मुख्य सचिव आनंद बोस, झारखंड के पूर्व डीजीपी निर्मल कौर, आईसीएसआई के पूर्व प्रेसिडेंट निसार अहमद, कर्नाटक के पूर्व एडिशनल मुख्य सेक्रेटरी एम मदन गोपाल। सरकार को बंगाल हिंसा पर रिपोर्ट मिल गई, लेकिन अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। देखना है कि केंद्र सरकार इस रिपोर्ट पर क्या एक्शन लेती है और ममता सरकार रिपोर्ट को क्या बताती है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। पश्चिम बंगाल में सियासत और तल्ख हो गई है। ममता बनर्जी ने राज्यपाल धनखड़ को करप्टेड मैन यानी भ्रष्ट व्यक्ति कह दिया है। ममता ने कहा कि उनका नाम 1996 हवाला जैन मामले की चार्जशीट में था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी के आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि मेरा नाम किसी चार्जशीट में नहीं है और ऐसा कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है, ये गलत जानकारी दी गई है। धनखड़ ने आगे कहा कि मुझे किसी सीनियर राजनेता से इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने हवाला चार्जशीट में किसी कोर्ट से स्टे नहीं लिया क्योंकि वहां कोई चार्जशीट ही नहीं थी। गवर्नर जानबूझ के उत्तर बंगो को डिस्टर्ब करने के लिए, वो शांति में है, डिस्टर्ब करने के लिए वो लोग जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी विश्वास करते हैं उसको बुला के बात किया है।
उन्होंने किसका किसका साथ मिला, अगर आप लिस्ट देखें तो ये आपका पास सबूत हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को लेके उन्होंने गया है, पूरा टीम लेके। अभी भी नया टीम गया है, और उन्होंने जिसका जिसका साथ मिला है खाली बीजेपी का सबका साथ, और जो ऐसा ग्रुप है ऐसा ग्रुप का साथ मिला है, और बोलता है आप लोग आंदोलन चलो। क्यों आंदोलन चलेगा? गवर्नर का काम है ऐसा करना। मैं नॉर्थ बंगाल गया। नॉर्थ बंगाल जाने के पश्चात जो लोगों ने मुझे बताया, 2012 के पश्चात जो शुरुआत की गई थी, एक चुनाव हुआ 2017 तक, 2017 के बाद कोई चुनाव नहीं। इमेजिन, in the entire GTA area, democracy has been stifled. Democratic aspirations have been decimated. There are no elections. और जो और लोकल बॉडीज हो सकती थी, उनके चुनाव तो लंबे समय तक नहीं हुए। Who is he? He is merely a governor, nothing else. Is it the way how central government is functioning? Why they will disturb the state like this? Somewhere they are sending governor, somewhere they are sending National Human Rights Commission, somewhere they are sending Tribal Commission, Minority Commission, this and that later, what not? Even pandemic situation also they cannot afford. आसमान गिर रहा है, अकल्पनीय यातनाएं सहन कर रहे हैं। सरकार बनाने के बाद किसी भी कैबिनेट मीटिंग में पोस्ट पोल वायलेंस पर चर्चा हुई? नहीं लिखा, नहीं प्रश्न पूछा। संविधान के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो सक्रिय हुई हैं। एंड एवरीवन इज टेलिंग अस दैट पीपल आर बीइंग मेड टू सफर दैट काइंड ऑफ इंडिग्निटी, क्राइम, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। बात अब पंजाब की। पंजाब को लेकर दिल्ली से चंडीगढ़ तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दिल्ली में कांग्रेस के कलह पर मंथन जारी है, तो चंडीगढ़ में दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनावी ताल ठोक रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में दिल्ली मॉडल का ऐलान किया, यानी फ्री बिजली का ऐलान। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह के बीच 1 घंटे बाद नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे। सिद्धू एक हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली पहुंचे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस कमेटी के सामने अपनी बात रखी। कांग्रेस के कई और विधायक भी पार्टी से वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे। कुछ दिन पहले ही कैप्टन अमरिंदर ने दिल्ली आकर आलाकमान से बातचीत की थी। इस दौरान कैप्टन अमरिंदर ने नवजोत सिंह सिद्धू को डिप्टी सीएम का पद देने से साफ इनकार कर दिया था। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वाला दांव चला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में एक रैली की और इस दौरान उन्होंने 3 बड़े चुनावी वादे किए। पहला, हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री। दूसरा, पुराने घरेलू बिल माफ। और तीसरा, 24 घंटे पावर सप्लाई। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। दिल्ली में हमारा जो स्ट्रक्चर है 200 तक हम फ्री देते हैं और 200 से 400 आधी रेट पे देते हैं, तो उसको हमने यहाँ पे 300 यूनिट कर दिया। 300 यूनिट तक बिजली हर परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। पंजाब के लगभग 80% लोगों की, 77 से 80% लोगों की बिजली का बिल 0 हो जाएगा। जैसे दिल्ली में 73%, 73% दिल्ली के लोगों का बिजली का बिल 0 आता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके अनाप शनाप गलत बिल आए हैं। एक आदमी, गरीब आदमी जिसके घर में 1 पंखा 2 बल्ब हैं, उसका 50,900 रुपए का बिल कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। बिल गलत है, जानबूझ के गलत बिल भेजे जाते हैं।
फिर वो बेचारा ठीक कराने जाता है तो कहते हैं इतने पैसे दे दो तेरा बिल ठीक कर दूंगा। करते नहीं करते हैं? जितने पुराने बिल हैं डोमेस्टिक के, जितने पुराने बिल हैं सारे माफ किए जाएंगे। जिन जिन लोगों के पुराने पेंडिंग बकाया बिल हैं, एरियर हैं डोमेस्टिक के, सारे माफ किए जाए। पंजाब में सरप्लस बिजली मिलती है, पंजाब में ज्यादा बिजली उत्पादन होता है, कम खपत है, उसके बावजूद भी बिजली कट लेते हैं इतने बड़े बड़े। कई कई घंटों तक बिजली नहीं आती, खेती के लिए बिजली नहीं मिलती। 24 घंटे बिजली दी जाएगी। जैसे दिल्ली के अंदर हमने 24 घंटे बिजली दी, ऐसे ही पंजाब के अंदर भी 24 घंटे बिजली दी जाएगी। बात अब धर्मांतरण की, जिस पर घमासान लगातार बढ़ रहा है। कश्मीर में 2 सिख लड़कियों को धर्म परिवर्तन पर सिख समुदाय का एक दल आज गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात इस प्रतिनिधिमंडल ने की। तो वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन से मामले को संसद तक ले जाने की बात की। उधर यूपी धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी उमर गौतम से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि धर्म परिवर्तन के बाद लोगों को आगे धर्मांतरण का टास्क दिया जाता था। सिख नेताओं ने आज धर्मांतरण के मसले पर गृह राज्य मंत्री से मुलाकात की। इसमें बीजेपी के नेता आरपी सिंह भी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने कश्मीर का मामला उठाया और कार्रवाई की मांग की। मुलाकात में शामिल मंजीत सिंह जीके ने बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जिस तरह से लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर कानून बना है, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी कानून बने, और अगर कानून नहीं बनता तो इसके लिए सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आए। कश्मीर में, जम्मू में जो 18 साल की एक लड़की को जोर जबरदस्ती से कन्वर्शन किया है, ऐसा ये गलत है। इस विषय पर डेलीगेशन मेमोरेंडम दिया है। मैं इस विषय पे आदरणीय गृह मंत्री जी से चर्चा करके जो कार्रवाई होना है, भारत सरकार इस विषय पर विचार विमर्श करते हैं। कश्मीर में सिख लड़कियों के धर्मांतरण को लेकर सिख नेता मंजीत सिंह जीके ने की आज तक से बात। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे धर्म परिवर्तन को लेकर के यहां सिख डेलीगेशन ने गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात किया है। क्या क्या इन्होंने ज्ञापन दिया है और जी किशन रेड्डी की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है, इनसे जानते हैं। सर, आपकी जो मीटिंग हुई है उसमें आपने क्या मांग रखी है और गृह राज्य मंत्री ने क्या आश्वासन दिया है, क्योंकि लगातार धर्म परिवर्तन वहां पर हो रहे हैं, आप लोग आवाजें भी उठा रहे हैं। देखिए, वहाँ पे धर्म परिवर्तन बंदूक की नोक पे किए जा रहे हैं। वहाँ पे जिसे एथनिक क्लेंसिंग की जा रही है उसकी वजह से हो रहे हैं। ये लेटेस्ट मामला आपके सामने है। इससे पहले बहुत कुछ हो सका है। 2 साल पहले भी ऐसे यूनिवर्सिटी में एक लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की, उसने आवाज़ उठाई, हमने उसकी मदद की, बचाया उस बच्ची को। इसके अलावा और बहुत इश्यूज हैं। एक तो हमने ये बोला कि एक्ट बनने में टाइम लगेगा, ऑर्डिनेंस लाया जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए ऑर्डिनेंस लेके आए। और इसके अलावा जो स्टेटस कश्मीरी विस्थापित पंडितों को दिया गया है, वो स्टेटस सिखों को क्यों नहीं दिया जा रहा? सिख वहाँ पे मर रहे हैं, हमारे गुरुद्वारों पे हमले हो रहे हैं, चिट्टी सिंहपुरा जैसे मैसेकर हो रहे हैं, ये सारी बातें हमारे साथ हो रही है। तो गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए। पहले तो 370 थी, कहते थे हमारा कोई दखल नहीं, आज तो 370 नहीं है। तो आज गवर्नमेंट इमीडिएटली उस पर एक्शन ले। आप ये कह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एक कानून लाया गया है, उस हिसाब का कानून वहाँ पर होना 100% उस हिसाब का कानून की वेट मत करें, ऑर्डिनेंस करें और इसको खत्म किया जाए। इसके अलावा एलजी से भी मुलाकात आप लोगों ने किया है। उत्तर प्रदेश, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, कई राज्यों में इस तरीके से धर्म परिवर्तन हो रहा है। वहाँ जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बंदूक की नोक पर ये कोशिश की जा रही है, उस पर आप लोग को एलजी की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? जो हमारी फोन से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि वहाँ पे
बच्चियों की सुरक्षा और मिनॉरिटीज की सुरक्षा हम सुनिश्चित करेंगे। ऐसा काम बिल्कुल नहीं होना, और इसीलिए एक लड़की अभी वापस भी हमें मिली है, और बाकी आगे गवर्नमेंट क्या कर रही है उसको हम देखेंगे। जैसे हमें राज्य गृह मंत्री साहब ने आश्वासन दिया, हम इसके ऊपर वेट कर रहे हैं। इनके सबके पीछे ये भी खुलासा हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो गिरोह हैं वो लगे हुए हैं, फंडिंग वहां से हो रही, पाकिस्तान, ISI, ये सब लिंक्स आ रहे हैं। 100% जो लोग हिंदुस्तान के अंदर डिस्टेबिलिटी चाहते हैं, डिस्टेबल करना चाहते हैं, उनका हाथ इसके पीछे है। उनके ऊपर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। सुरक्षा बलों ने नेशनल हाईवे पर हमले की एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। इनकाउंटर में लश्कर कमांडर अबरार और पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों ने आतंकी अबरार को कल ही गिरफ्तार किया था, लेकिन घर में AK-47 होने की बात कर वो सुरक्षा बलों को घर ले गया, जहां पहले से पाकिस्तानी आतंकवादी छिपा था, और उसने फोर्सेस पर गोलीबारी शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर तगड़ी चोट, मारा गया लश्कर तैयबा का कमांडर अबरार। एनकाउंटर में एक पाकिस्तानी आतंकी भी ढेर। गोलियों की आवाज, बम धमाका और उठता धुआं। मुठभेड़ के लिए पोजीशन लेते सुरक्षाकर्मी, आतंकियों से बचाकर आम लोगों को निकालते सुरक्षाकर्मी। ये तस्वीरें हैं श्रीनगर के पारिमपुरा के मलहूरा इलाके की, जहां कल शाम से देर रात तक आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बल के जवानों की जबरदस्त मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने लश्कर के कमांडर अबरार और एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। हालांकि इस मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के एक अधिकारी समेत 2 जवान घायल भी हो गए। मुठभेड़ वाली जगह से 2 AK-47 राइफल्स भी बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बल के कई जवानों और नागरिकों की हत्या के मामले में अबरार वांटेड था। और जो घर सस्पेक्टेड हाउस गया था, अंदर से फायरिंग आ गया। जिस फायरिंग में हमारे CRPF के एक ऑफिसर, 3 लोग टोटल इंजर्ड हो गए, और उसको रीइंफोर्समेंट किया गया। CRP, आर्मी, पुलिस ने कॉर्डन को स्ट्रेंथन कर दिया। फिर इनकाउंटर चलते रहा। फिर दूसरा मिलिटेंट जो था पाकिस्तानी मुस्लिम, वो घर से निकला और अंधाधुंध फायर किया। बाद में इनकाउंटर में कि नदीम अबरार और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों मारे गए। वहां से भी 2 AK-47 मिला है। ये पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत कामयाबी हो। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बल को ये पुख्ता जानकारी मिली थी कि आतंकवादी नेशनल हाईवे पर किसी हमले की साजिश रच रहे हैं। जानकारी पुख्ता थी, इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की साझा टीम फौरन एक्शन में आ गई। सुरक्षा बल के सामने दिक्कत ये थी कि लंबे हाईवे पर उस जगह की पहचान कैसे हो जहां हमले की साजिश थी। सघन चेकिंग शुरू हुई तो पारिमपुरा नाका पर साजिश का खुलासा भी हो गया। एक गाड़ी को रोककर उस पर सवार शख्स से जैसे ही पहचान पत्र मांगा गया, उसने बैग से हथगोला निकाल लिया, लेकिन नाका पार्टी ने तुरंत उस शख्स को दबोच लिया। थाने में लाकर जैसे ही उसका मास्क हटाया गया तो उसकी पहचान लश्कर कमांडर अबरार के रूप में हो गई। लंबी पूछताछ में उसने खुलासा किया कि मलहूरा इलाके के एक घर में उसने अपनी AK-47 राइफल छिपा कर रखी है। इसके बाद सुरक्षा बल के जवान उसे लेकर उस इमारत में ले गए जहां उसने AK-47 छिपाने की बात कही थी। लेकिन सुरक्षा बल के जवान जैसे ही मकान में दाखिल हुए, मकान में पहले से छिपे अबरार के एक साथी पाकिस्तानी आतंकी ने फायरिंग शुरू कर दी। शुरुआती गोलीबारी में CRPF के 3 जवान जख्मी हो गए। गोली अबरार को भी लगी। तुरंत अस्पताल के इलाके से आम नागरिकों को बाहर निकाला गया और ऑपरेशन में तुरंत सेना के जवान भी शामिल हो गए। तस्वीरें देखिए, इसी मकान में आतंकी छिपे थे। दोनों तरफ से लगातार गोलियां चलने की आवाज आ रही है। सुरक्षा बलों को दूर करने के लिए आतंकियों की तरफ से बम भी फेंके गए। तस्वीरों में धुएं का गुबार आप देख सकते हैं।
मुठभेड़ लंबा चला और आखिरकार सुरक्षा बल के जवानों ने अबरार के साथ पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर रेंज के आईजी विजय कुमार ने आज आतंकवादियों को सख्त चेतावनी दी कि निर्दोष निहत्थे लोगों को निशाना बनाने से बाज आएं, वरना सुरक्षा बलों को भी आतंकवादियों से निपटना खूब आता है। दुष्ट हैं लोग, उनकी वाइफ चाहे बेटी कोई किसी का सोर्स नहीं थी। हस्बैंड भी एसपीओ था, बेचारा नौकरी कर रहा था पुलिस में। नौकरी करना तो गुनाह नहीं। अगर कोई पुलिस वाला एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में भाग लेते हैं तो वो भी गुनाह नहीं, उनका ड्यूटी का पार्ट है। जबकि बेचारा वो कोई एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं था, वो सिंपल एक एसपीओ था। गरीबी हालत में लोग नौकरी ऐसा करते हैं पूरा। ये मिलिटेंट का असली चेहरा है। पिछले कुछ दिन में इनोसेंट को, सिविलियन हो या पुलिस वाला जो कहीं छुट्टी पर जाता है, अपने घर जाते हैं या मस्जिद के पास नमाज पढ़ने जाते हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। एक सोसाइटी में, एक कश्मीर में एक फेयर साइकोसिस, एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि इनको डर है आने वाले दिन में यहाँ काफी टूरिस्ट आएंगे, लोग आएंगे, यहाँ पर अमन चैन होगा, उसको देखना नहीं चाहते हैं। एक न्यूज बनाने के लिए, फेयर साइकोसिस पैदा करने के लिए इनोसेंट आदमी को ये लोग और जो सॉफ्ट टारगेट उनको टारगेट कर रहे हैं। जो क्लेम करते हैं, इनोसेंट को मार को क्लेम करते हैं कि ये इन्फॉर्मर था, मुखबिर था, ये शो करता है कि जो कितने लोग बाबरिक हैं, कितने झूठ बोलते हैं, कितने लोग दुष्ट हैं। लोग पॉजिटिव टॉक भी चल रहा है, उसको भी डिस्टर्ब करना चाहता है। इनका ये मेन मकसद है। यह नहीं चाहता कि यहाँ पर शांति हो, लोग यहाँ पर विकासशील हो, डेवलपमेंट हो, लोग दो पैसा कमाए। इसलिए ये सिविलियन को और इनोसेंट को टारगेट कर रहे हैं लोग। पुलिस वाले डेली छुट्टी पर हो या ऑफ टाइम में ऑफिस के बाद घर जाते हैं, उनको जाना पड़ेगा। हर एक लोग को हम लोग सिक्योरिटी फोर्स की तरह हम लोग कैंप में नहीं रह सकते हैं। ये लोकल है, डेली घर जाएंगे, आएंगे, फैमिली के साथ रहना पड़ता है इनको। तो ये सॉफ्ट टारगेट है। अगर ये मिलिटेंट इस टाइप से हमारे सॉफ्ट टारगेट पर अटैक करेंगे तो हम लोग भी दूसरा, हम लोग को भी आता है कि क्या क्या कैसे काम करना। मैं इनको ये एडवाइस करता हूँ इस टाइप के वारदात में नहीं फंसे। बेचारा कश्मीर में बदले हालात में आतंक की कोई जगह नहीं। सुरक्षा बलों ने इसी साल ऑपरेशन में 67 आतंकवादियों को मार गिराया और इसी महीने मोस्ट वांटेड मुदासिर पंडित को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में ढेर किया। कश्मीर में फिजा बदल गई। अब आतंक को करारा जवाब मिल रहा है। बंदूक उठाने वालों को उसी भाषा में जवाब मिल रहा है। इस साल 67 आतंकियों को मार गिराया गया। साल शुरू होते ही 10 आतंकियों का खात्मा हुआ। फरवरी में भी 9 आतंकी साफ हुए। मार्च में 11 आतंकी मार गिराए गए तो अप्रैल में ये संख्या 15 तक पहुंच गई। मई में 14 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया तो इस महीने अब तक 8 आतंकी ढेर हुए। कश्मीर में कोरोना काल में बड़े बड़े आतंकी काल के गाल में समा गए। 8 दिन पहले ही मोस्ट वांटेड मुदासिर पंडित का काम तमाम हुआ। सुरक्षा बलों ने सोपोर में लश्कर के मुदासिर पंडित को एनकाउंटर में मार गिराया। जून में ही शोपियां के आतंकी उजैर अशरफ डार को भी मार गिराया गया। पिछले महीने के 11 तारीख को अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 3 आतंकियों को अंजाम तक पहुंचा दिया। अप्रैल में शोपियां में तो रात भर के मुठभेड़ के बाद 5 आतंकी मारे गए, जबकि 9 अप्रैल को शोपियां और पुलवामा में 7 आतंकियों का काम तमाम हुआ, जिनमें अंसार गज़वतुल हिंद का चीफ ढेर हुआ। कश्मीर में अब आतंकी कोई जगह नहीं है। सीमा पर मुस्तैदी बढ़ गई है तो घाटी में सुरक्षा बल चौकस है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। उधर जम्मू में ड्रोन हमले की जांच में तेजी आ गई है। अब जांच एनआईए को सौंप दी गई है। आतंकी कनेक्शन की पड़ताल एनआईए करेगी। हालांकि अब तक की जांच से ये साफ है कि विस्फोटक ड्रोन से गिराए गए जो कि आईईडी थे। हालांकि इसमें आरडीएक्स के होने का शक है। छब्बीस जून जम्मू में हमला। 27 जून कालूचक में 2 ड्रोन। 28 जून जम्मू में 3 जगह ड्रोन।
जम्मू में बार बार दिख रहे ड्रोन से सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ी हुई है। धमाके के बाद लगातार दिखने से साजिश का शक और गहरा गया है। यही कारण है कि जम्मू हमले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। अब तक एनआईए के साथ सेना, आईबी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सभी जांच एजेंसियां इसकी तफ्तीश में जुटी थीं। ड्रोन अब तक दिखे ही हैं, कोई पकड़ में नहीं आया। अब तक जम्मू एयरबेस हमले की जांच में भी ड्रोन के अवशेष नहीं मिले, यानी ये विस्फोटक से लैस होकर आए और एयरफोर्स स्टेशन पर हमला करके आसानी से वापस चले गए। जम्मू हमले की जांच में अब तक पता चला है कि एयरफोर्स स्टेशन पर 2 ड्रोन से 6 मिनट के अंदर जो 2 हमले किए गए वो 2-2 किलोग्राम विस्फोटक से लोड थे। ये हाई ग्रेड विस्फोटक था जो RDX भी हो सकता है। 24 से 48 घंटे में फॉरेंसिक रिपोर्ट से सब क्लियर हो जाएगा। अगर RDX की बात पुख्ता हुई तो इस हमले में पाकिस्तान का हाथ होने का पक्का सबूत मिल जाएगा। विस्फोटकों के साथ किसी नुकीली चीज का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे एयरफोर्स स्टेशन की सीमेंटेड छत पर बड़ा होल हो गया। अभी ये कहना मुश्किल है कि एयरफोर्स स्टेशन पर जो ड्रोन अटैक हुआ उसमें ड्रोन सीमा पार से आए थे, क्योंकि बॉर्डर से एयर डिफेंस करीब 14 से 15 किलोमीटर है और इतनी दूर तक 2 किलोग्राम वजन के विस्फोटक लेकर ड्रोन का उड़ान भरना और आसानी से पकड़ में न आना ये नामुमकिन सी बात है। इसलिए जांच की सबसे मजबूत थियरी यही है कि ड्रोन को आसपास के 7 से 8 किलोमीटर के दायरे से ऑपरेट किया गया। इसलिए इन्हें ऑपरेट करने वाले लोग कौन हैं, किसके इशारे पर ऐसा कर रहे हैं, क्या ये किसी बड़े आतंकी हमले का टेस्ट कर रहे हैं? इसराइल को छोड़कर शायद आज किसी देश के पास काबिलियत नहीं है कि छोटे जो ड्रोन्स हैं उनको डिटेक्ट करके जैम कर सके। DRDO ने क्लेम किया कि उसने जैमर बनाए हैं, उनकी भी ट्रायल नहीं हुई, टेस्टिंग नहीं हुई और सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है कि वो तमाम बेसिस पर इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन पे लगा सके। और अगर वो लगे भी हों तो उनको आप हर समय अगर ऑन रखोगे तो दुश्मन को फ्रीक्वेंसी पता लग जाएगी और एन मौके पर दुश्मन आपके जैमर को जैम करेगा और आपको उससे भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। जम्मू एयरबेस पर हमले के बाद जैमर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आमतौर पर एयरपोर्ट संवेदनशील रक्षा ठिकाने में जैमर लगे होते हैं। जैमर ड्रोन उड़ाने वाले और ड्रोन के बीच के लिंक को जाम कर देता है। तो क्या जम्मू एयरबेस पर जैमर नहीं लगे थे? इस समय सुरक्षा एजेंसियां जो हैं इस जांच में जुट गई है कि आखिरकार जो ये आर्मी कैंप्स है जम्मू संभाग में वहां पर ड्रोन कैसे घुस रहे हैं, क्योंकि ये जो आर्मी कैंप्स है ये काफी ज्यादा सुरक्षा वाले इलाके हैं, लेकिन उसके बावजूद ड्रोन वहां पर कैसे घुस जाते हैं ये इस समय जो है जांच का विषय है। क्योंकि जैमर्स भी लगे हुए होते हैं और जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो भी कई स्थानों पर है कि जिससे ड्रोन के उड़ने का पता लग सके। इन सवालों का जल्द पता लगाना जरूरी है, क्योंकि आतंक की इस नई उड़ान से लहूलुहान होने के बड़े खतरे हैं। इसलिए इस उड़ान के पर तुरंत कतरने जरूरी हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार के लोगों का लगातार इम्तिहान ले रही है। पटना के नजदीक दानापुर में इतनी बारिश हुई कि पुलिस चौकी डूब गई। सुल्तानपुर पुलिस चौकी की एक बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। इसमें बिहार सरकार का सुशासन आप ढूंढते रह जाएंगे। इस मंजर को देखकर क्या कहेंगे आप? 2 बेड का एक कमरा, दीवारों पर तार के सहारे लटके हुए कपड़े, पुलिस की वर्दी, कमरे में चौकी पर रखा चूल्हा और राशन का सामान, फर्श पर पानी ही पानी और पानी की मुसीबत से जूझते पुलिस वाले। अब जरा सोचिए, इसी जगह पुलिस वाले सोते हैं, यहीं पर वो खाना भी पकाते हैं। पानी के बीच ये कैसे होगा? ये बिहार के दानापुर थाना क्षेत्र स्थित सुल्तानपुर पुलिस चौकी की तस्वीर है। दानापुर में रविवार को इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि पूरी पुलिस चौकी पानी में डूब गई। चौकी में तकरीबन 1 फीट तक पानी भर गया। ऐसा लग रहा है मानो बिहार का सुशासन इस पुलिस चौकी में आकर पानी में डूब गया हो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारिश का पानी भरने से होमगार्ड के जवान किस कदर मुसीबत का सामना कर रहे हैं। पुलिस चौकी का पूरा परिसर पानी पानी है, चाहे वो अंदर का इलाका हो या बाहर का। चिंता की बात यह है कि इस पानी के सहारे सांप और बिच्छू इनके बिस्तर तक पहुंच सकते हैं। बारिश के मौसम में अक्सर ऐसा होता है। इस समस्या से यहाँ रहने वाले होमगार्ड के जवानों ने सीनियर अधिकारियों को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला।
जवान हर साल इस उम्मीद से गुजार देते हैं कि शायद इस बार आला अधिकारियों की नजर इस पर पड़ेगी और समस्या का निदान हो जाएगा। यह पानी में डूबल रही थी, कोई उपाय नहीं बुझा रहा है। आप चौकी पर सांप भी मन घूम रहा है तो हो सकता है सांपों चढ़ जाए। बहुत दिक्कत है। यही में रहना सोना है, यही में बनाना खाना भी है। दानापुर की इस तस्वीर ने पिछले हफ्ते राजधानी पटना के राजीव नगर थाने की तस्वीर की यादें ताजा कर दी हैं। 20 जून को पटना में इतनी बारिश हुई कि थाने के एंट्री गेट से लेकर थाने के अंदर के पूरे परिसर में पानी भर गया। जहां पुलिस वाले बैठकर अपराध की गुत्थी सुलझाते हैं, वहां अब वे आसमान से बरसी आफत की गुत्थी सुलझाते नजर आए। घंटों काम के बाद जहां पुलिस वाले आराम फरमाते हैं, वहां भी पूरा पानी भर गया। जरा सोचिए, ऐसे हालात में कैसे काम करेंगे पुलिस वाले। मनोज कुमार सिंह, दानापुर, आज तक। और अब बात तेलंगाना के साइबराबाद में हुए हिट एंड रन केस की। रविवार की सुबह एक ऑडी कार ने ऑटो को टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो पर सवार शख्स की मौत हो गई। हादसे की विचलित करने वाली सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। ये वीडियो आपको परेशान कर सकता है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबक लेकर आया है। गाड़ी चलाएं लेकिन रफ्तार पर लगाम रखें, वरना वही होगा जो यहाँ हुआ। ये वीडियो साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हादसे का ये वीडियो 27 जून का है। वक्त है सुबह के 5:29। सड़क पर बारिश का पानी है। बीच के लेन में एक ऑटो सामान्य रफ्तार से बढ़ रही है। तभी पीछे एक बेकाबू ऑडी कार ऑटो को टक्कर मारकर गायब हो जाती है। हादसे को अब दूसरे कैमरे से देखिए। ऑडी की टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो गोल गोल कई बार घूमते हुए करीब 100 मीटर दूर तक चली गई। अब तीसरे कैमरे से इस हादसे को देखिए। हादसे में ऑटो में सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि ऑटो चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। एक ऑडी कार ने आगे जाते हुए ऑटो को पीछे से धक्का मारा। तो ऑटो में जो उमेश करके एक आदमी बैठा है, वो आदमी हवा में उड़ के नीचे फुटपाथ पे गिर के सीवियर हेड इंजरी से स्पॉट पे मर गया। और वो ऑटो चलाने वाला श्रीनू वो इंजर्ड था। हादसा साइबराबाद थाना क्षेत्र में हुआ। कार चलाने वाले शख्स की पहचान सुजीत के रूप में हुई है, जिसके पिता इलाके की रसूखदार शख्सियत हैं। आरोप है कि आरोपी एक पार्टी से लौट रहा था और जुबली हिल्स की तरफ जा रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने टक्कर मारने के बाद भागने की कोशिश की, लेकिन पंक्चर होने की वजह से कार को वहीं छोड़ना पड़ा। लेकिन पुलिस से बचने के लिए आरोपियों ने कार का नंबर प्लेट हटा दिया। और ड्राइविंग करने वाला सुजीत रेड्डी और उसके बगल में बैठा सो आशीष, दोनों ने नीचे उतार के कार का नंबर प्लेट निकाल दिया। निकाल देते वक्त वो वहाँ का एक सिक्योरिटी गार्ड और एक लेबर देखा, तो लोग रोकने के लिए ट्राई किया। उसी टाइम पे वो लोगों को भी डरा के और नंबर प्लेट्स लेके भाग गए वहाँ से। बताया जाता है कि कानून को चकमा देने के लिए आरोपी के पिता रघुनंदन रेड्डी एक फर्जी ड्राइवर को लेकर थाने पहुंच गए, ये दावा करते हुए कि गाड़ी वही चला रहा था। लेकिन सीसीटीवी में उनका झूठ पकड़ा गया। पुलिस ने ड्रंक ड्राइविंग का केस दर्ज कर आरोपी चालक, उसके पिता और दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। आशीष पांडे, हैदराबाद, आज तक।